हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 96। वहीं इप्शिता और नंदिनी कार में बैठ गईं। तभी नंदिनी ने इप्शिता के हाथ में एक बॉक्स देखा और वो उसे उसके हाथ से लेते हुए बोली, ये क्या है? तूने अपने लिए कुछ खरीदा है क्या? इप्शिता ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं खरीदा, ये तो अभिमन्यु ने। इतना बोलते बोलते इप्शिता रुक गई। तभी नंदिनी उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो, जीजू ने गिफ्ट किया है, मैं भी तो देखूं जरा, लाओ दिखाओ मुझे। इतना बोलकर नंदिनी उस बॉक्स को खोलने लगी। जैसे ही नंदिनी ने बॉक्स खोला, उसने बड़े शौक से कहा, वाह, ये कितना खूबसूरत है। नंदिनी उस डायमंड नेकलेस को देखकर बोली। फिर उसने नेकलेस उदयवीर को दिखाते हुए कहा, देखिए उदय, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। उदय ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्शिता चुपचाप बैठी हुई थी और अभिमन्यु से की हुई बातों को सोच रही थी। थोड़ी देर में वे लोग अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही इप्शिता सीधे अपने कमरे में जा रही थी। तभी इप्शिता की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, हो गई तुम तीनों की शॉपिंग? अपनी माँ की बात सुनकर इप्शिता ने कहा, मैं कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी मॉम, शॉपिंग करने तो नंदिनी गई थी, उसने काफ़ी सामान खरीद लिया है। हम काफ़ी थक गए हैं, इसलिए रेस्ट करने जा रहे हैं। इप्शिता की माँ ने कहा, एक मिनट रुको और यहाँ आओ। इप्शिता अपनी माँ की बात सुनकर उनके पास गई। नंदिनी वहीं पर खड़ी थी। उदय चुपचाप हॉल के सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने अपने लिए पानी मंगवाया। इप्शिता की माँ के हाथ में पीले रंग का एक भारी सालू लहंगा था। उन्होंने वो लहंगा इप्शिता के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारे हल्दी फंक्शन का लहंगा है। इसे जाकर कल तक ट्राई करके मुझे बता देना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ठीक करवा दूंगी। इप्शिता ने लहंगा लेते हुए कहा, ठीक है मम्मी, हम सुबह इसे पहनकर आपको बता देंगे। इतना बोलकर वो जा ही रही थी कि नंदिनी भी उसके पीछे जाने लगी। तभी इप्शिता की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नंदिनी रुको, क्या तुम अपने हल्दी फंक्शन के लिए कोई ड्रेस लाई हो? नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आंटी, मैं कपड़े लाई हूँ, लेकिन येलो कलर का मैं एक भी कपड़ा नहीं लाई। उन्होंने धीरे से अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, जानती थी मैं, ये लो, हल्दी के फंक्शन में तुम ये पहनना। उन्होंने एक स्ट्रेट लहंगा दिया जो ज्यादा भारी नहीं था पर दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। वो लहंगा उन्होंने नंदिनी को दे दिया। नंदिनी उस लहंगे की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे लिए है? इप्शिता की माँ ने नंदिनी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में दिया है तो तुम्हारा ही होगा। नंदिनी खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच आंटी। पर उन्होंने नंदिनी की बात इग्नोर कर दिया और वो उदय के पास आकर बैठते हुए बोली, उदय, हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले रानी सा का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि सारे फंक्शंस, यानी कि हल्दी से लेकर शादी तक के सारे फंक्शंस रॉयल डेस्टिनेशन होटल में होंगे। उदय ने जैसे ही ये बात सुनी, वो जो अभी तक आराम से बैठा था वो बिल्कुल ठीक से बैठ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मम्मी, हम तो सारी तैयारियां यहीं घर पर कर रहे थे, सब कुछ तो यहीं से होने वाला था, तो फिर अब अचानक से इतना बड़ा चेंज क्यों किया जा रहा है? उदय की बात सुनकर इप्शिता की माँ ने कहा, अब मासा ने जब अचानक से बात बोल दिया तो हम मना तो कर नहीं सकते और कुछ सोचकर ही उन्होंने कहा होगा। उदय अपनी माँ की ये बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, मम्मी, आप जानती हैं ना, ये इतना बड़ा चेंज अचानक से होना कितनी बड़ी बात है। सब कुछ हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। और वैसे भी होटल की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से भी सब कुछ अच्छे से हो सकता था। उदय की ये बात सुनकर इप्शिता की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, हम आपसे कोई सजेशन नहीं मांग रहे हैं उदय, बस आपको जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इतना बोलकर वो बाकी बचे हुए कामों को उदय को बताने लगी। उदय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल में भी तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। सब कुछ माँ सा के मन मुताबिक हो रहा था। महल के सारे नौकर इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए थे। सब अपने काम को बड़े ही आराम से कर रहे थे। वहीं मासा अपने मैनेजर के साथ खड़ी थी और शादी की सारी तैयारी के बारे में उसे पूछ रही थी। तभी अभिमन्यु महल के अंदर आया। अभिमन्यु को देखते ही मासा उसे आवाज लगाते हुए बोली, अभिमन्यु, जरा इधर आइए। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर उनके पास आकर बोला, क्या बात है मासा? उन्होंने कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठिए यहाँ।
अभिमन्यु उनकी बात मानकर तुरंत उनके बगल में बैठ गया। मासा अभिमन्यु से काफी सीरियस होकर कुछ बातें करने लगीं। वहीं अभिमन्यु के चाचा और चाची वहीं साइड में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अभिमन्यु मासा से इतना सीरियस होकर कुछ बातें कर रहा है, तो उसे देखकर अभिमन्यु के चाचा पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गए। उन्हें इस तरह गुस्से में कमरे के अंदर आते देखकर अभिमन्यु की चाची भी पीछे पीछे कमरे में आईं। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अभिमन्यु के चाचा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों माँ बेटे तो जैसे मेरी किस्मत पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कैसे कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इनका। अभिमन्यु की चाची अपने पति की ये बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली, अभी भी आप पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा उसे घूरते हुए देखने लगे। उन्होंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे रोकेंगे इस शादी को। अगर एक बार ये शादी हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, फिर सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी हालत तो ऐसी हो जाएगी ना, हम घर के बचेंगे और ना ही घाट के। फिर हमें सारी जिंदगी अभिमन्यु के पीछे हाथ बांधकर चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते। पहले अपने भाई के पीछे पीछे चले और अब अपने भतीजे के। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। अभिमन्यु की चाची ये बात सुनकर थोड़ी सीरियस हो गई थी। तभी उन्होंने कहा, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? बड़ा कदम क्या उठाएंगे? मुझे कुछ तो बताइए। वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोले, अभी तुम इन सारी चीजों के बारे में मत सोचो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। इतना बोलकर वो उठकर दरवाजे की तरफ गए। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी अभिमन्यु की चाची ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं रुकिए, हमें बताइए आप क्या करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा दें जिसके लिए बाद में हमें भी आपके साथ साथ पछताना पड़े। और वैसे भी आपने हमसे कहा था आप जो कुछ भी करेंगे हमें बताकर करेंगे, तो अब इस तरह आप बिना बताए कैसे कुछ भी करने की सोच सकते हैं? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपके प्लान को जाने बिना ही उसे एग्जीक्यूट करने देंगे? आप नहीं जानते, इससे आपकी जान के साथ साथ हमारी जान को भी खतरा होगा। मत भूलिए कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोले, पागल नहीं है हम, सब कुछ जानते हैं हम, और अपनी जिम्मेदारियां भी, और अपना हक कैसे लेना है ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, इसलिए तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। वो इतना बोलकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की चाची ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस कमरे के अंदर लाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, यहाँ बैठिए और हमें सब कुछ बताइए। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हमारा हक बनता है कि आप हमें सब कुछ बताएं। अभिमन्यु के चाचा अपनी पत्नी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, तुम्हें सब कुछ जानना है ना, तो फिर सुनो। वो अपनी पत्नी को धीरे धीरे करके सारी बातें बताने लगे। कमरे का दरवाजा खुला था, इस बात पर उन दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो अपनी पूरी बात कह चुके, अभिमन्यु की चाची ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सच में आप ऐसा करने वाले हैं? ऐसा करना सही रहेगा? अभिमन्यु के चाचा ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, अब ये सही हो या ना हो, मैं यही करूंगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। कुछ ही दिनों में ये सारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे और फिर शादी का दिन आ जाएगा। मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकता। तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन खबरदार, ये बात हम दोनों के अलावा अगर किसी को भी पता चली तो। वो अपनी पत्नी को ये बात समझा ही रहे थे कि तभी दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आई। उन दोनों की ही नजर दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए था, पता नहीं किसने हमारी बातें सुन ली। वो अपनी पत्नी को डांट ही रहे थे कि तभी वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने दरवाजे के बाहर जाते हुए कहा, कोई नहीं है यहाँ पर, शायद ये हवा से गिर गया है, आप परेशान मत होइए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इतना बोलकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। वहीं अगले दिन ही इप्शिता को पता चला कि उनकी शादी के सारे फंक्शंस उनके घर से नहीं बल्कि किसी होटल में होने वाले हैं। वो इस बात को सोचकर थोड़ी सी अपसेट हो गई। इप्शिता को इस तरह अपसेट होते देखकर नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा,
वो एक्चुअली क्या है ना, हमने सोचा था कि हमारी डोली इसी घर से उठेगी। हम यही सोचकर थोड़े खुश थे, लेकिन अब अचानक से इतना बड़ा चेंज आया कि हम। नंदिनी इप्शिता की बात सुन रही थी। उसने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उसने इप्शिता को साइड हग करते हुए कहा, छोटी छोटी सी बातों पर तू इतना ज्यादा सोचने लग जाती है। वैसे भी डोली कहीं से भी उठे, अच्छी बात तो ये है कि तुझे पति इतने अच्छे मिल रहे हैं। अगर कुंवर सा जैसे पति मिले तो फिर बाकी सारी चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। इतना सोचकर इप्शिता अभिमन्यु के बारे में ही सोचने लगी। तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तू मेरे साथ कमरे में चल रही है या नहीं? अब होटल जाने के लिए हमें अपने सारे सामान को वापस पैक करना होगा। जब इप्शिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर वो नंदिनी के साथ सीधे कमरे में चली गई। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 97। राजवंशी महल में हर तरफ दौड़-धूप मची हुई थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अभिमन्यु अपने कमरे से निकलकर सीधे मासा के कमरे में उनसे बात करने गया। अभिमन्यु की बहन अर्पिता भी राजवंशी महल आ चुकी थी। अभिमन्यु उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों मासा के साथ बात कर रहे थे। मासा ने अर्पिता को अपने बगल में बिठाते हुए कहा, हम कल ही होटल के लिए निकलेंगे, लेकिन अर्पिता, ये याद रखिएगा कि हमने होटल को 2 भागों में बांटने के लिए कहा है। एक तरफ लड़की वालों के सारे रीति रिवाज और रस्में होंगी और दूसरी तरफ हम लोगों की सारी तैयारियां। आप दोनों ही देखभाल करेंगी। इप्शिता, हम नहीं चाहते कि शादी में कोई रुकावट आए। अर्पिता और अभिमन्यु ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। मासा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दोनों समझ गए ना मेरी बात? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। अर्पिता ने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम और भाई सा हैं ना, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कियारा अभिमन्यु से बात करने उसके कमरे की तरफ आई। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अभिमन्यु भाई सा, क्या आप अंदर हैं? अभिमन्यु ने कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। कियारा कमरे के अंदर आई। उसने फिर से अभिमन्यु को आवाज लगाई, अभिमन्यु भाई सा। अंदर आने पर भी जब अभिमन्यु ने जवाब नहीं दिया, तो कियारा समझ गई कि शायद अभिमन्यु कमरे में नहीं है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी और बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, आखिर अभिमन्यु भाई सा कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। ये बात जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। कियारा जैसे ही अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकली, उसकी छोटी बहन अदिति उसके पास आई और बोली, कियारा दी, आप यहाँ हैं? चलिए ना, हमने जो कपड़े ऑर्डर किए थे वे सारे आ गए हैं। चलिए ना, हम दोनों साथ में ट्राई करके देखते हैं। कियारा ने उसकी तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, अभी तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। कियारा ने अपनी बहन अदिति से जाने को कहा, लेकिन अदिति ने जिद करते हुए कहा, चलो ना दी, नहीं तो बाद में आप बोलोगी कि जो आपको पसंद थे वे सब पहले ही हमने ले लिए। इसीलिए बोल रही हूँ साथ चलने को। एक बार चल के ट्राई कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी क्या कर रही हो आप यहाँ पर? इतना बोलते हुए अदिति ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। कियारा ने थोड़ी तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा, अदिति, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार की बात, जाइए, आपको जो भी लेना है ले लीजिए। हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। जो बच जाएंगे वे हम पहन लेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएंगे वे रख दीजिएगा। हमारे लिए कपड़े इतने जरूरी नहीं हैं। कियारा के डांटने पर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तो फिर क्या जरूरी है आपके लिए? आप हमें कुछ बताती नहीं हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। जाइए, अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो नाराज होकर चली गई। कियारा अपनी बहन को नाराज नहीं करना चाहती थी और उसे नाराज होते देख वो उसे मनाने उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि अभी उसके लिए कुछ और जरूरी था, अभिमन्यु से मिलना। इसलिए कियारा सीधे हॉल की तरफ आई। उसने हॉल में खड़े नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने अभिमन्यु भाईसा को कहीं देखा है? सबने सिर हिला दिया। कियारा भागते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो मुनीम जी से टकरा गई। मुनीम जी ने कियारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कियारा बिटिया, इस तरह इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागती जा रही हो? कियारा ने कहा, कुछ नहीं मुनीम अंकल, हम अभिमन्यु भाईसा को ढूंढ रहे थे।
मुनीम जी ने धीमी आवाज में कहा, अरे कुंवर सा तो रानी सा के कमरे में हैं। मुनीम जी की बात खत्म होते ही कियारा ने कहा, थैंक यू सो मच मुनीम अंकल। इतना बोलकर वो भागते हुए सीधे माँ सा के कमरे की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माँ सा अर्पिता के साथ कुछ समझाते हुए जा चुकी थीं। अभिमन्यु कमरे के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। कियारा ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, वो भागते हुए उसके पास आई। अभिमन्यु मुस्कुराया, वो फोन पर बात करता रहा। कियारा उसके फोन रखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे इंतजार नहीं हो रहा था और वो बेचैनी में इधर-उधर देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे की टेंशन देखकर समझ लिया कि कुछ बात है। वो कियारा के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई साहब, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही कियारा ने इतना कहा, पीछे से एक नौकर आया और उसने अभिमन्यु को एक फोन देते हुए कहा, कुंवर सा, ये आपके लिए बहुत जरूरी फोन है, इनसे बात कर लीजिए। अभिमन्यु कियारा की पूरी बात नहीं सुन पाया। उसने कियारा को रोकते हुए कहा, एक मिनट कियारा, हम पहले ये फोन अटेंड कर लेते हैं। कियारा चुपचाप खड़ी हो गई। अभिमन्यु बात करते करते बाहर जाने लगा। कियारा उसे जाते देख उसके पीछे पीछे भागी। उसने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, भाई साहब रुकिए, हमारी बात सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु ने फोन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे बहुत जरूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा, हम आपसे वापस आकर बात करते हैं। और आप तो जानती हैं ना कि शादी की तैयारी में हम कितने ज्यादा व्यस्त हैं। इस समय हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये सुनकर कियारा तेज आवाज में चिल्लाई, नहीं भाई साहब, मगर आपको मेरी बात सुनने के लिए समय निकालना होगा। कियारा को इतनी जल्दी देखकर अभिमन्यु ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, हाँ, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। जैसे ही शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, हम आराम से आपके पास बैठकर आपकी बात सुनेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु जाने लगा। कियारा ने मन में कहा, लेकिन अगर आपने मेरी बात यूं ही अनसुनी की तो शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। कियारा ये बात मन में बोल ही रही थी कि उसने धीरे से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभिमन्यु भाई साहब को अभी मेरी बात सुननी होगी। कियारा तेजी से अभिमन्यु के पीछे भागी। वो उसके करीब आकर उसे रोकते हुए बोली, अभिमन्यु भाई साहब रुकिए, आपको हमारी बात सुननी होगी। अभिमन्यु कियारा की आवाज सुनकर रुका। वो पीछे मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हमने कहा ना, हम शादी की तैयारी करने के बाद आपसे आराम से बात कर लेंगे। कियारा ने गुस्से से कहा, भाई साहब, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपकी शादी, जिसके लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, वो शादी नहीं हो पाएगी। ये सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये क्या बोल रही हैं आप कियारा? कियारा ने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं भाई साहब, इसलिए रुकिए और हमारी पूरी बात सुनिए। कियारा को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु उसके पास आया और उसने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोलिए क्या बात है? कियारा अभिमन्यु को सारी बात बताने लगी। इप्शिता नंदिनी के साथ अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। सामान पैक करने के बाद वे दोनों बहुत थक गई थीं। तभी उदय आया। उसने नंदिनी और इप्शिता को थका हुआ देखकर कहा, क्या बात है, आप लोग इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों लग रही हैं? इप्शिता बोली, हाँ भाई, हम ठीक हैं, बस थोड़े से थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उदय ने इप्शिता की बात सुनी और नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी भी आराम से बैठी हुई थी। उदय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों की थकान उतर जाएगी, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना बोलकर उदय कमरे से बाहर चला गया। इप्शिता उदय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। नंदिनी को बात समझ नहीं आई। उसने इप्शिता से पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? इप्शिता ने धीरे से ना में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उदय अपने हाथ में 2 मीडियम साइज पिज्जा और 3 कोक के कैन लेकर इप्शिता के कमरे में आया। उसने उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, अब उतरेगी आप दोनों की थकान। उन दोनों ने जैसे ही पिज्जा और कोक देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पिज्जा और कोक, थैंक यू सो मच भाई। इप्शिता इतना बोलकर उठकर बैठ गई। उदय ने कोक का कैन खोला और एक एक करके पहले इप्शिता और फिर नंदिनी को दिया। फिर वे तीनों कोक और पिज्जा खाने लगे। अगले दिन सुबह वे सभी होटल पहुंच गए थे। होटल हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार था। चारों तरफ अच्छी सजावट की गई थी। इप्शिता के माँ बाप सजावट देखकर बहुत प्रभावित हुए।
वैसे एक तरह से देखा जाए तो रानी सा ने बहुत अच्छा किया ना, जो सारे फंक्शन होटल से ही करने को बोल दिया। इप्शिता के पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे भी अगर हम अपने घर से सारे फंक्शन करते तो पता नहीं कितना पैसा लगता। कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो बच ही जाएगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खुलने की आवाज हुई। उन्होंने देखा तो वहां अर्पिता खड़ी थी। अर्पिता इप्शिता की माँ के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। अर्पिता को देखते ही इप्शिता की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे अर्पिता बेटा, आप यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अर्पिता ने दरवाजे से अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ आंटी, सब ठीक है। मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि हम भाई की हल्दी दोपहर के 2 बजे कर रहे हैं, तो आप भाभी सा की हल्दी 3 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की रस्म है कि पहले दूल्हे की हल्दी लगती है, उसके बाद दुल्हन को दुल्हन की ही हल्दी लगाई जाती है। ये बात सुनकर इप्शिता की माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, हम कुंवर सा की हल्दी लगाने के बाद ही इप्शिता को हल्दी लगाएंगे। वैसे भी अभी उसे तैयार होने में भी थोड़ा समय लगेगा। ये बात करने के बाद अर्पिता कुछ देर और वहां रुकी और फिर अपने कमरे चली गई। अभिमन्यु अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी समर्थ उसके कमरे में आया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या बात है, तू इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु ने धीरे से ना में सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। वो किसी का नंबर बार बार डायल कर रहा था। समर्थ ने उससे फोन छीनकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा, आखिर बात क्या है, तू मुझे कुछ बताएगा अभी? अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर गुस्से और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। समर्थ समझ गया था कि कुछ बात है जो अभिमन्यु उसे बताना नहीं चाहता और इसीलिए वो इतना परेशान लग रहा है। अभिमन्यु कुछ बोल पाता कि उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। समर्थ, जो अभिमन्यु से कुछ कहने जा ही रहा था, उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 98। अभिमन्यु समर्थ की बात का जवाब देने ही वाला था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। समर्थ, जो अभिमन्यु से कुछ कहने ही वाला था, उसकी बात अधूरी रह गई। वो कुछ बोल नहीं पाया और दरवाजे की ओर देखने लगा। थोड़ी देर पहले समर्थ के कमरे में आने के कारण दरवाजा खुला ही था, इसलिए अर्पिता अभिमन्यु के कमरे में आ गई। उसके हाथ में पीले रंग की एक शेरवानी थी। उसने समर्थ की ओर एक नज़र देखी, पर उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए सीधे अभिमन्यु से बात करते हुए बोली, भाई सा, ये आपकी शेरवानी है, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए, आपकी हल्दी का समय हो गया है। आपकी हल्दी उतरने के बाद ही भाभी सा को हल्दी लगा पाएंगी, इसलिए कृपया जल्दी तैयार हो जाइएगा। अर्पिता शेरवानी नीचे रखने ही वाली थी कि समर्थ आगे बढ़ा और अर्पिता के हाथ से शेरवानी लेते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं अभी को तैयार करके लाता हूँ। अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप अभिमन्यु के कमरे से बाहर चली गई। समर्थ ने शेरवानी अभिमन्यु को देते हुए कहा, चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अभिमन्यु अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। समर्थ उसे भ्रम से देखने लगा। इधर इप्शिता आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, अभिमन्यु क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें हल्दी लग गई होगी, उन्हें कॉल करूं क्या? इप्शिता के मन में यही विचार चल रहे थे। तभी इप्शिता की माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा नंदिनी इप्शिता के जेवर देख रही थी और इप्शिता आराम से लेटी हुई थी। उन्होंने दोनों को आराम से लेटे बैठे देखकर तेज आवाज में कहा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें पता है ना, हल्दी का समय होने वाला है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपनी माँ को कमरे में आते देख इप्शिता भी जल्दी से उठकर बैठ गई। नंदिनी इप्शिता की माँ की बात सुनकर बोली, आंटी, मैं तो ईशू के जेवर चुन रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा जेवर इसके लहंगे पर सूटेगा। इप्शिता की माँ ने नंदिनी की बात सुनकर कहा, तुम्हें जेवर चुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अच्छे से सजा सवार कर तैयार कर दो, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में ये जेवर नहीं बल्कि फूलों के जेवर पहनेगी। नंदिनी इप्शिता की माँ की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, ठीक है आंटी, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में इप्शिता को तैयार करके नीचे लाती हूँ। इप्शिता की माँ के जाते ही नंदिनी इप्शिता को तैयार करने लगी। इधर अभिमन्यु को हल्दी लग रही थी। सब लोग अभिमन्यु को एक एक करके हल्दी लगा रहे थे।
सभी बड़े खुश थे, लेकिन कियारा और अभिमन्यु के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे दोनों खुश नहीं हैं। अर्पिता ने अभिमन्यु को हल्दी लगाने के बाद हल्दी का कटोरा उठाया और अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, मासा, भाईसा को हल्दी लग गई है, तो क्या अब मैं ये हल्दी लेकर भाभीसा के पास जाऊं? अर्पिता की बात सुनकर सास ने धीरे से सिर हिलाया। वह हल्दी का कटोरा लेकर आगे बढ़ रही थी कि उसकी साड़ी में उसका पल्लू फंस गया और वह गिरने वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही अर्पिता ने उस तरफ देखा, वह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी। सामने समर्थ खड़ा था। उसने अर्पिता की ओर देखकर कहा, आराम से, आपको कहीं लगी तो नहीं अर्पिता? अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी समर्थ उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, क्या बात है, आप कहाँ जा रही हैं? अर्पिता ने हल्दी के कटोरे की ओर देखते हुए कहा, हम भाभीसा के पास भाईसा की हल्दी लेकर जा रहे हैं। समर्थ ने कहा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। अर्पिता ने समर्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ अर्पिता के साथ साथ होटल के दूसरी तरफ आ गया। जैसे ही इप्शिता की माँ ने अर्पिता को देखा, वह जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, अरे अर्पिता, आप यहाँ? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी भाभीसा की हल्दी की रस्म शुरू नहीं हुई ना? इप्शिता की माँ ने जवाब दिया, नहीं, वह अभी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में वह आएगी, आप बैठिए। अर्पिता उनके कहने पर वहीं बैठ गई। समर्थ वहीं चुपचाप खड़ा था। उसे खड़ा देखकर इप्शिता की माँ ने कहा, अरे समर्थ, आप क्यों खड़े हो? बेटा, आप भी बैठिए। समर्थ अर्पिता के बगल में बैठ गया। अर्पिता उसे हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर बाद नंदिनी इप्शिता को लेकर सीधे हॉल की ओर आ रही थी। जैसे ही अर्पिता ने इप्शिता को देखा, वह उठकर खड़ी हो गई। उसे खड़े होते देख समर्थ की नजर भी अर्पिता पर गई। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर मुस्कुराकर सामने से आती हुई इप्शिता की ओर बढ़ गए। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, भाभीसा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमें तो लग रहा है भाभीसा पर हम ही नजर लगा देंगे। समर्थ उसके जवाब देने से पहले ही इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। नंदिनी ने एक तरफ से इप्शिता को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से अर्पिता ने उसे पकड़ लिया। उसे लाकर एक पीले रंग की बड़ी सी बेंच पर बिठाया, जो वहां फूलों से सजे मंडप के बीच में रखी हुई थी। चारों तरफ पीले रंग के फूलों से बहुत ही अच्छी सजावट थी। सब ताजे फूल थे। उसके पीछे बैकग्राउंड में बड़े बड़े अक्षरों में हल्दी शब्द लिखा हुआ था। आसपास पीले रंग के गुब्बारे और सजावटी सामान थे। पूरी सजावट काफी अच्छी लग रही थी। इप्शिता ने फूलों के जेवर के साथ पीले रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था, जो उस पर बहुत जच रहा था। जैसे ही नंदिनी ने उसकी ओर ध्यान से देखा, वह खुद आगे आकर उसके मांग टीके को ठीक करने लगी। तभी समर्थ उसके पास आकर बोला, वाह भाभीसा, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। इप्शिता समर्थ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। नंदिनी की नजर समर्थ पर पड़ते ही वह उसे देखती रह गई। इप्शिता समर्थ की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई। तभी इप्शिता की माँ वहां आई और अर्पिता की ओर देखते हुए बोली, चलिए हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। इप्शिता चुपचाप वहीं बैठी थी। तभी समर्थ ने कहा, हल्दी लगाने से पहले भाभीसा, मैं आपकी एक तस्वीर ले लूं? इप्शिता अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उन्होंने कहा, अरे हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ले लो। जैसे ही समर्थ ने अपना मोबाइल फोन निकाला, वह इप्शिता की तस्वीर लेने ही वाला था कि नंदिनी वहां से उठकर दूर जाने लगी। तभी समर्थ ने कहा, अगर आप भी बैठी रहेंगी तो भी कोई परेशानी नहीं है। समर्थ के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी उसकी ओर देखकर बोली, नहीं, हमें लगा शायद आप अपनी होने वाली भाभी की अकेली तस्वीर लेना चाहते हैं, इसलिए हम आपको जगह दे रहे थे। नंदिनी की बात पर समर्थ हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी औपचारिकता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तस्वीर में हमारी भाभीसा के साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। समर्थ की ये बात सुनकर आखिरकार नंदिनी भी मुस्कुराते हुए वहीं रुक गई। समर्थ ने दोनों की तस्वीरें क्लिक की और फिर उसने फ्रंट कैमरे से अपने साथ भी एक सेल्फी ली। तस्वीरें क्लिक करने के बाद वह सीधे मंच से नीचे उतर आया। एक एक करके सब लोग हल्दी की रस्म को पूरा करने में लग गए। सब इप्शिता को बड़े ही प्यार से हल्दी लगा रहे थे। इप्शिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही थी। जैसे ही हल्दी का फंक्शन खत्म हुआ, समर्थ उसके पास आकर बोला, भाभीसा, आप पर यह हल्दी का रंग बहुत जच रहा है। क्या आप देखना चाहेंगी कि आपका होने वाला पति हल्दी लगाकर कैसा लग रहा था? इप्शिता समर्थ की ये बात सुनकर हाँ बोलने ही वाली थी कि वह चुप हो गई। उसने अपने मन में कहा, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, इतनी बेताब होकर अगर हाँ बोलूंगी तो नंदिनी मेरा कितना मजाक उड़ाएगी, और अर्पिता, वह तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी।
इप्शिता यही सोच रही थी, तभी समर्थ ने कहा, क्या बात है भाभी सा, आप इतनी सोच में क्यों पड़ गईं? नहीं देखनी क्या आपको अभिमन्यु की तस्वीर? समर्थ की बात सुनकर नंदिनी बोली, अब आप ऐसे पूछेंगे तो कौन सी लड़की हाँ बोलेगी? मुझे तो देखनी है। वैसे भी अगर आपको दिखानी है तो दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी ईशु तो हाँ कभी नहीं बोलेगी, वह बहुत शर्मीली है। नंदिनी ने ये बातें बोली तो इप्शिता ने धीरे से उसे चुटकी काटी ताकि वो उसके बारे में और बकवास न कर पाए। अपना हाथ सहलाते हुए नंदिनी ने इप्शिता की ओर देखा। वो उसके ऐसा करने का मतलब समझ गई थी। समर्थ नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाभी सा, अब आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अभिमन्यु समझ लीजिए आपका ही है। 1-2 दिनों में तो वो पूरी तरह से आपका हो जाएगा, तो फिर अब किस बात की शर्म? इप्शिता समर्थ की बातें चुपचाप सुन रही थी। जैसे ही समर्थ ने कहा कि अभिमन्यु आपका ही है, इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। इप्शिता शर्मा रही थी, उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थे। नंदिनी ने इप्शिता को इस तरह शर्माते हुए देखकर कहा, ओहो, किसी को तो जीजू के नाम से ही इतनी खुशी मिल रही है। बस कर इशू, तूने अपने पूरे गाल लाल कर लिए हैं, और कितना शर्माएगी? समर्थ नंदिनी की बात सुनकर बोला, अच्छा ठीक है, हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे। ये लीजिए, देखिए अपने होने वाले पति की तस्वीरें। इतना बोलकर समर्थ ने अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन की और उसमें अभिमन्यु की तस्वीरें इप्शिता के सामने कर दीं। इप्शिता अभिमन्यु की तस्वीरों की ओर देख रही थी। तस्वीरें देखते हुए उसने देखा कि अभिमन्यु ने पीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और उसके गाल पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अभिमन्यु को ऐसे गंभीर देखकर इप्शिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो थोड़ी सोच में पड़ गई। नंदिनी ने जैसे ही ये बात नोटिस की, उसने समर्थ के हाथ से फोन लेते हुए कहा, 1 मिनट, मुझे दिखाइए तो, मैं भी देखूं अपने होने वाले जीजू को। इतना बोलकर वो समर्थ के फोन में जितनी भी अभिमन्यु की तस्वीरें थीं, उन्हें स्क्रॉल करके देखने लगी। उसने इप्शिता के कान के पास जाकर कहा, जीजू बहुत हैंडसम हैं, लेकिन शायद वे शादी के कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है। समर्थ नंदिनी की ये बात सुनकर बोला, हाँ, इतना काम है और सब कुछ उसे अकेले ही देखना था, इस वजह से शायद वो थोड़ा थक गया होगा। नंदिनी समर्थ की ओर देख रही थी। तभी इप्शिता की माँ ने समर्थ को बुलाया। वो उनकी ओर देखते हुए बोला, आया आंटी? इतना बोलकर वो सीधे इप्शिता की माँ के पास चला गया। उसका फोन नंदिनी के हाथ में ही था। इप्शिता नंदिनी की ओर देख रही थी। नंदिनी उसके बगल में बैठी और उसने अभिमन्यु की तस्वीर को जूम करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, जीजू जितने स्मार्ट हैं, उनका दोस्त भी उतना ही स्मार्ट है। इप्शिता नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, चुप करो तुम, अभी अगर समर्थ ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? नंदिनी ने कहा, अरे सुनते हैं तो सुन लें, मैं तो वैसे भी उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए मरी जा रही हूँ। इप्शिता नंदिनी की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा, इतना हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं तो समर्थ पर पूरा प्रयास करने वाली हूँ। कृपया अब मुझे रोकना मत, क्योंकि मुझे पता है शादी तक का ही मेरे पास वक्त है। मैं सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात बोल ही दूं, वरना पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। क्रमशः हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर्थ ने नंदिनी की बात सुनते ही धीमी आवाज में कहा, हाँ, वो एक्चुअली इतना सारा काम था और सब कुछ उसे अकेले ही देखना था, इस वजह से शायद वो थोड़ा थक गया होगा। नंदिनी समर्थ की तरफ देख रही थी। तभी इप्शिता की माँ ने समर्थ को बुलाया। वो उनकी ओर देखते हुए बोला, आया आंटी? इतना कहकर वो सीधे इप्शिता की माँ के पास चला गया। उसका फोन नंदिनी के हाथ में ही था। इप्शिता नंदिनी की तरफ देख रही थी। नंदिनी उसके बगल में बैठी और उसने अभिमन्यु की फोटो को जूम करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, जीजू जितने स्मार्ट हैं, उनका दोस्त भी उतना ही ज्यादा स्मार्ट है। चुप करो तुम, अभी अगर समर्थ ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा। नंदिनी ने लापरवाही से कहा, अरे सुनते हैं तो सुन ले, मैं तो वैसे भी उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए मरी जा रही हूँ। इप्शिता नंदिनी की ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी नंदिनी ने कहा,
इतना हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं तो समर्थ पर फुल ट्राई करने वाली हूँ। प्लीज अब तुम मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तेरी शादी तक ही मेरे पास टाइम है। मैं सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात बोल ही दूं, वरना पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। इप्शिता नंदिनी के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही रहा था कि वो समर्थ से कुछ न कुछ तो बोल ही देगी। वो नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। तुम्हें जो भी करना हो सोच समझ कर करना। मैं तो कह रही हूँ कि इतनी जल्दबाजी में तुम कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि इस तरह की जल्दबाजी के काम हमेशा गड़बड़ ही करते हैं। रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी दूसरा रिश्ता, अगर वो धीरे धीरे ही शुरू होता है तो ही ठीक होता है। इतनी जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इप्शिका बोल ही रही थी कि नंदिनी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ बाबा, और वैसे भी मैं कौन सा उससे आज शादी करने जा रही हूँ, तू बेकार में ही परेशान हो रही है। इप्शिता वहीं बैठी थी। तभी कुछ लड़कियां इप्शिता के पास आईं और बोलीं, हम आपके साथ फोटो क्लिक कर लें एक। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नंदिनी ने कहा, तू आराम से यहीं बैठ और सबके साथ फोटो क्लिक करवा। मैं समर्थ को उनका फोन देकर आती हूँ और अपने दिल की बात बताती हूँ। देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है। वैसे मेरे जैसी इतनी स्मार्ट और हॉट ब्यूटी को कोई मना तो करेगा नहीं, बट फिर भी एक बार पूछ कर देख लेती हूँ। इप्शिता नंदिनी की ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। वो सीधे स्टेज से नीचे उतरकर इधर उधर समर्थ को देखने लगी। इप्शिता उन लड़कियों के साथ पिक क्लिक कर रही थी। तभी इप्शिता ने अपने मन में कहा, ओ गॉड, बस नंदिनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना दे। वैसे भी ये लड़की हर चीज को इतनी जल्दबाजी में करने की कोशिश करती है कि मैं क्या ही करूं इस लड़की का। नंदिनी ने समर्थ का फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी समर्थ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि समर्थ इप्शिता की मां से खड़े होकर कुछ बातें कर रहा था। उसे देखकर नंदिनी ने कहा, अभी तो ये आंटी से बात कर रहा है, अभी तो मैं इसके पास जाकर कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। नंदिनी वहीं का रुककर इप्शिता की मां के वहां से जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही इप्शिता की मां वहां से गईं, वो भागते हुए समर्थ के पास गई और बोली, समर्थ। समर्थ नंदिनी की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। उसने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, यस, क्या हुआ, आप यहाँ? नंदिनी समर्थ के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर अपने मन में बोली, यार ये करीब से तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। नंदिनी चुपचाप अपने मन में बात बोल रही थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती ही जा रही थी। तभी समर्थ एक कदम आगे बढ़ा। उसने नंदिनी की आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, आप ठीक तो है ना? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली वो हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है आपको? समर्थ ने कहा। नंदिनी समर्थ की तरफ देखकर अपने मन में बोली, कैसे बताऊं मैं आपको मिस्टर समर्थ कि आप मुझे कितने पसंद आ गए हैं। इप्शिता के सामने तो इतनी कूल बनकर आ गई मैं, लेकिन अब देखो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं। समर्थ ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, आपको कुछ कहना था? नंदिनी के हाथ में समर्थ का फोन था। वो अपना फोन देखते हुए बोला, ओह अच्छा, तो आप मुझे मेरा फोन वापस करने आई हैं, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही चीजें भूलने की आदत है। मैं जाने कितनी बार भूल चुका हूँ मोबाइल फोन तो, और बाकी चीजें भी। इतना बोलकर उसने अपना मोबाइल फोन लेने के लिए खुद ही हाथ आगे बढ़ा दिया। नंदिनी उसके फोन को उसके हाथ पर रखते हुए बोली, हाँ एक्चुअली वो हम आपको फोन देने आए थे, लेकिन हमें आपसे कुछ और भी कहना था। नंदिनी के हाथ से मोबाइल फोन लेकर समर्थ ने जेब में रखते हुए कहा, हाँ बोलिए। नंदिनी समर्थ की बात सुनकर कुछ बोलने जा ही रही थी। तभी इप्शिता की मां ने नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहा, नंदिनी बेटा जरा इधर आना। जैसे ही नंदिनी ने इप्शिता की मां की आवाज सुनी वो चौंक गई। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, जी आंटी। उनके इस तरह बीच में बुला लेने की वजह से वो समर्थ से अपनी मन की बात बोल ही नहीं पाई और बहुत ज्यादा निराश हो गई। नंदिनी ने अपने मन में कहा, शिट यार, ये आंटी को भी अभी आवाज लगानी थी। लेकिन ये सब कुछ उसने बस अपने मन में कहा। सामने से वो कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप वहां से उनकी तरफ चली गई। उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो नंदिनी? हमने आपसे कहा था कि आप इप्शिता भी साथ रहिएगा। देखिए वो स्टेज पर अकेली है, जाइए, और थोड़ी देर की ही बात है, वो कुछ देर ही यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद उन्हें ऊपर वाले रूम में लेकर चली जाना। बहुत देर हो गई है उसे यहाँ पर बैठे हुए, वो थक जाएगी। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो इप्शिता के बगल में जाकर बैठ गई।
नंदिनी का मुंह बना हुआ था। उसे देखते ही इप्शिता समझ गई, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ, समर्थ से तुम्हारी बात हुई या नहीं? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम उनसे बात कर ही रहे थे कि तभी आंटी ने हमें बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया। हम समर्थ से कुछ कह ही नहीं पाए। इप्शिता नंदिनी को ऐसे बच्चों की तरह नाराज होते देखकर बोली, ओहो, तो इतनी छोटी सी बात के लिए तो मुंह बनाकर बैठ गई हो। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी तो अर्पिता और समर्थ दोनों ही यहाँ हैं, इसका मतलब वो लोग अभी कुछ देर और यहाँ रुकेंगे, तो अभी तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम कुछ देर के बाद बोल देना उसे। नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नंदिनी को मुस्कुराते देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। नंदिनी उसे साइड से गले लगाते हुए बोली, थैंक यू यार, तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच में तू मुझे मोटिवेट करने में सबसे आगे है। सही कहा तूने, मैं अभी एक बार फिर से जाकर ट्राई करूंगी, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाली मैं। नंदिनी इतना बोलकर समर्थ की तरफ देखने लगी। इप्शिता बैठे बैठे बोर हो गई थी। तभी नंदिनी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें ऊपर चलना है क्या? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ यार, चलो चलते हैं ऊपर। वैसे भी फंक्शन तो खत्म ही हो गया है, मैं सोच रही हूँ शावर ले लूं। वैसे भी हल्दी ऑलमोस्ट सूख गई है और बैठे बैठे मेरी कमर भी अकड़ गई है, और देर बैठी रहूंगी तो दर्द बढ़ जाएगा। नंदिनी ने इप्शिता को उठाकर खड़ा किया। वो स्टेज से उतर रही थी कि उसका लहंगा उसके पैर में फंसने लगा। तभी उदय भी वहां आया और उसने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से इशी, उतर जाओगी या फिर मैं गोद लेकर उतार दूं? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, मैं उतर जाऊंगी। इतना बोलकर वो उतरने ही वाली थी, तभी उदय ने इप्शिता का हाथ थाम लिया। जैसे ही वो स्टेज से उतरी, उसने कहा, क्या तुम्हें अपने रूम में चलना है? चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। जैसे ही नंदिनी ने उदय की बात सुनी, उसने कहा, हाँ, एक काम करिए, आप इप्शिता को लेकर जाइए, हम अभी बस 2 मिनट में आते हैं। इतना बोलकर वो हड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ चली गई। उदय ने नंदिनी की तरफ देखा और अपने मन में बोला, अब ये कहाँ चली गई जल्दबाजी में? उदय ने इप्शिता से कहा, आपकी फ्रेंड हमें समझ में नहीं आती, ये हर समय इतनी ज्यादा हड़बड़ाई क्यों रहती हैं? इप्शिता ने बात को टालते हुए कहा, अरे भाई छोड़िए ना आप, वो पागल है। इप्शिता की ये बात सुनकर उदय ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, पागल तो नहीं, लेकिन हाँ, क्यूट तो बहुत है। इप्शिता उदय की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, कुछ कहा क्या भाई आपने? उदय वीर ने ना में अपना सिर हिलाया। वो उसे उसके रूम में लेकर जाने लगा। वहीं नंदिनी को जैसे ही मौका मिला, वो भागते हुए समर्थ के पास आ गई। वो भी बस वहां से जाने ही वाला था और इसलिए वो अर्पिता की तरफ ही जा रहा था, जिससे कि वो दोनों एक साथ ही वहां से वापस जाएं। नंदिनी ने समर्थ को रोकते हुए कहा, समर्थ, 1 मिनट रुकिए। समर्थ नंदिनी की बात सुनकर पीछे मुड़ा और उसे देखकर बोला, आप फिर से यहाँ, अब आपको भी मुझसे कुछ कहना है क्या? नंदिनी ने कहा, हाँ, कहना तो है, हम उस समय ही आपसे कहने वाले थे, बट आंटी ने हमें बुला लिया तो कहने का मौका ही नहीं मिला। समर्थ नंदिनी की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वो इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ बोल रही थी। समर्थ उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। नंदिनी ने कहा, देखिए देखिए, मैं जानती हूँ अभी शायद आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, बट मेरा नाम नंदिनी है और मैं इप्शिता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। समर्थ ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में कहा, हमें ये बात पता है, आप हमें अपना इंट्रोडक्शन फिर से क्यों दे रही हैं? नंदिनी ने थोड़ा सा शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि वो क्या है ना समर्थ, एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती थी। आई रियली लाइक यू, आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप सिंगल हैं, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जैसे ही समर्थ ने ये बात सुनी, उसने हैरानी से नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आप तो बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इतनी जल्दी आपने हमें आई लाइक यू बोल दिया। हम बस आज दूसरी बार ही तो मिले हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, और आप? नंदिनी ने कुछ ज्यादा ही दांत दिखाते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली वो हम मुंबई में रहते हैं ना, तो उधर सब ऐसे ही चलता है, जो पसंद आया बस बोल दो, नहीं तो फिर कोई और बोल देता है तो चांस भी नहीं मिलता। वो बोल ही रही थी कि समर्थ ने कहा, ओह अच्छा, तो आप मुंबई से हैं?
नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए समर्थ से पूछा, हाँ मुझे पता है, हम ज्यादा नहीं मिले और इतना जानते नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो बस फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया, और इसीलिए वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिकॉज आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सच बता रही हूँ मैं, अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। आप क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी की बातचीत का अंदाज देखकर समर्थ शॉक्ड रह गया। उसने आंखें फाड़कर हैरानी से नंदिनी को देखा और मन ही मन सोचा, ये मुंबई की लड़कियां इतनी तेज तरार क्यों होती हैं? दूसरी मुलाकात में ही रिलेशनशिप की बात। अगर मैंने साफ मना कर दिया तो उसे बुरा लगेगा। कैसे मना करूं? अगर अब नहीं रोका तो कहीं उसे मुझसे उम्मीद न लग जाए, और मैं उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहता। समर्थ यही सोच रहा था कि नंदिनी बिना रुके बोली जा रही थी। हमें पता है आप भी हमें पसंद करते होंगे। आखिर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो नंदिनी को पसंद ना करे। हम इतनी आकर्षक और खूबसूरत हैं। कॉलेज में तो हर लड़का हम पर फिदा हो जाता था, पर हमने किसी को भाव नहीं दिया। आप जैसे किसी खास इंसान का इंतजार कर रही थीं। नंदिनी अपनी तारीफ में इतना बोल ही रही थी कि समर्थ ने बीच में ही रोकते हुए कहा, नंदिनी एक सेकंड, हमें समझ नहीं आ रहा कि आपके बात का क्या जवाब दें, पर कृपया 1 मिनट के लिए चुप होकर हमारी बात सुनिए। हम आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। समर्थ की बात सुनकर नंदिनी एकदम चुप हो गई। वो हैरानी से समर्थ को देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर समर्थ ने कहा, कृपया बुरा मत मानिएगा। नंदिनी ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? क्या आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं? समर्थ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, रिलेशनशिप में नहीं हूँ, पर हाँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। आप बहुत अच्छी हैं नंदिनी, और बहुत प्यारी भी, पर हमारा रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगी। नंदिनी समर्थ की बात सुनकर उदास हो गई, पर पूरी बात सुनने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब समर्थ से और क्या कहे। नंदिनी जो सोचकर आई थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। वो काफी निराश हो गई थी। तभी समर्थ ने देखा कि अर्पिता पीछे से आ रही है। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, माफ करना, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आप साथ आ रही हैं या हम अकेले चल जाएं? नंदिनी के सामने समर्थ काफी असहज महसूस कर रहा था। अर्पिता के आने से उसे राहत मिली और वो तुरंत अर्पिता के पास आते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके साथ आए थे तो आपके साथ ही वापस जाएंगे ना? अर्पिता की बात का जवाब देते हुए समर्थ ने नंदिनी की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा नंदिनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। समर्थ के अलविदा कहने पर नंदिनी ने भी धीरे से हाथ हिलाया और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ला दी। वो खुश बिल्कुल नहीं थी। समर्थ का उसे मना करके चले जाना उसे बुरा लग रहा था, पर उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वहीं समर्थ अर्पिता के पास गया और कहा, चलें, अभिमन्यु हमारा इंतजार कर रहा होगा। अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों होटल की दूसरी तरफ चले गए। नंदिनी वहीं काफी निराश खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतनी साफ साफ मना कर सकता है। क्या सच में हमने बहुत जल्दबाजी कर दी? धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। अब अगर हम समर्थ से दोबारा यही बात कहेंगे तो बहुत बेताब लगेंगी। समर्थ को लगेगा कि हमारे अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है। यार, अपने अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी की वजह से एक अच्छा लड़का गंवा दिया मैंने। शायद वो पट जाता, थोड़ा समय और मिलता तो, या शायद नहीं, क्योंकि उसने कहा उसकी जिंदगी में कोई और है, वो किसी और से प्यार करता है, तो शायद वो कभी हाँ ही नहीं कहता। अच्छा हुआ, कम से कम वो वफादार तो है। नंदिनी उदास थी और चुपचाप खड़ी हुई खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसे अपना दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो मन ही मन बोली, अब मैं इप्शिता से जाकर क्या कहूंगी? वो तो पहले ही मुझे मना कर रही थी, अब वो मुझ पर और हंसेगी। नंदिनी सारी बातें सोचकर परेशान होने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बड़ी मायूसी से वहीं बैठी हुई थी। नंदिनी को इतना उदास देखकर उदय उसके पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़े जूस का ग्लास नंदिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लगता है पहली बार आपका दिल टूटा है ना? कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनपेक्षित चीजें हो जाती हैं। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, शायद आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाए।
नंदिनी ने उदय की आवाज सुनते ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं। सामने उदय खड़ा था। वो उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उदय ने नंदिनी को हैरान होते देखकर कहा, क्या बात है नंदिनी, आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं? नंदिनी ने कहा, असल में मुझे जूस नहीं पीना। उदय मुस्कुराते हुए बोला, पी लीजिए, आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। और इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिए। सबका अपना अलग स्वाद और पसंद होती है। जरूरी नहीं कि आप जिसे पसंद करें वो भी आपको पसंद करे। नंदिनी ने उदय की बात सुनते ही चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब उदय ने हमारी और समर्थ की बात सुन ली। अरे, ये सोचते ही उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी नजरें झुका लीं। उदय ने नंदिनी को सांत्वना देते हुए कहा, आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम आपकी और समर्थ की बात सुनना नहीं चाहते थे। हम यहाँ से निकल रहे थे तो बस संयोग से हमारी नजर आप दोनों पर पड़ गई। बिल्कुल चिंता मत करिए, हम किसी को यह बात नहीं बताएंगे। नंदिनी चुप थी। तभी उदय ने कहा, वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। आपके चेहरे पर यह उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। उदय की बातें उसे अच्छी लग रही थीं और वो सहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है हमें इप्शिता के पास जाना चाहिए, वो अकेली होगी। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उदय की बातों का जवाब क्या दे। वो उदय की तरफ देख रही थी और सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी कि उदय की माँ ने रास्ते में आकर उसे किसी काम में लगा दिया। नंदिनी इप्शिता के पास जाने के बजाय काम करने चली गई और उदय उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चला गया। वहीं इप्शिता अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इप्शिता मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज पढ़कर उसकी भौहें हैरानी से सिकुड़ गईं। वो कंफ्यूज होते हुए बोली, ये मैसेज मुझे कौन कर सकता है? इस तरह के अनजान नंबर तो जल्दी मेरे फोन पर आते भी नहीं हैं। तो फिर किसने किया होगा ये मैसेज? क्या मुझे इसे गंभीरता से लेना चाहिए? इप्शिता सोच रही थी। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। बेकार में ही मैं इस मैसेज की वजह से परेशान हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसे डिलीट कर देती हूँ और इस नंबर को भी ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। इप्शिता ने मैसेज डिलीट कर दिया और नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, ये नंदिनी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? मुझसे तो बोल कर गई थी कि बस अभी आती हूँ, अभी तक नहीं आई है। क्या करूं? जाकर एक बार देख लेती हूँ। कोई भरोसा नहीं है, कहीं उसे समर्थ के पीछे पड़ी कोई बड़ी गड़बड़ न कर दे। पर मुझे नहीं लगता समर्थ को नंदिनी में कोई दिलचस्पी होगी। वो मुझे ऐसे नहीं लगते। इतना बोलकर इप्शिता अपने कमरे से बाहर निकली। वो नंदिनी को ढूंढने के लिए कॉरिडोर में चल रही थी। तभी वो अचानक रुकी और पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ गिरने की आवाज आई। इप्शिता 2 कदम पीछे हटी और तेज आवाज में पूछा, वहाँ पर कौन है? इप्शिता उस आवाज की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर नंदिनी और उदय पर पड़ी, जो नीचे एक साथ खड़े होकर काम कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। इप्शिता ने उन दोनों को देखकर कहा, अच्छा, तो ये यहाँ काम में फंस गई है। मैं बेकार में ही बेचारी को उल्टा सीधा बोल रही थी। एक काम करती हूँ, कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। नंदिनी का काम जैसे ही खत्म होगा वो आ जाएगी। इप्शिता अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते हुए उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो अचानक रुकी और पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। इप्शिता थोड़ी परेशान होते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? वो पीछे देखते हुए मन ही मन बोली, क्या करूं? अंदर जाकर नंदिनी का इंतजार करूं या फिर देखूं कि कौन है जो मेरा इस तरह छुप छुप कर पीछा कर रहा है। इप्शिता पीछे की तरफ जाने लगी। उसने कहा, मुझे एक बार देख लेना चाहिए कि सच में मेरा कोई पीछा कर रहा है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। इप्शिता आगे बढ़ी और काफी दूर तक चल कर आई, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, शायद मैं ज्यादा सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना बोलकर वो सीधे अपने कमरे के अंदर चली गई। वहीं नंदिनी उदय के साथ थी। उदय ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, काफी देर से आप यहाँ काम में लगी हुई हैं। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आप थक गई होंगी। नंदिनी ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, आप भी तो काफी देर से काम कर रहे हैं, आप भी थक गए होंगे, तो आराम सिर्फ मैं ही क्यों करूं? मुझे लगता है आपको भी आराम करना चाहिए। वैसे भी कल का दिन कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मुझे लगता है हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उदय ने हामी भरी और वो उसके साथ अपने कमरे में जाने लगा। नंदिनी इप्शिता के कमरे में चली गई और उदय अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा।
नंदिनी और इप्शिता दोनों कपड़े बदल चुकी थीं। इप्शिता आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। नंदिनी अंदर से कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर निकली, वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। इप्शिता ने नंदिनी को आते देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम समर्थ से बात करने गई थी, तुम्हारी उससे बात हुई? क्रमशः